ध्वनिर्वर्णापदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं डॉक्टर दीप्ति श्रीवास्तव, प्राध्यापक समाजशास्त्र, आज आपके समक्ष हूँ और संगठित अपराध पर आज की व्याख्यान माला लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय बड़ा ही रोचक और संदर्भित है। आज हम जहाँ भी देखें अपराध हमें चारों ओर दिखाई देते हैं, खास तौर पे संगठित अपराध। संगठित अपराध न केवल आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी हैं, आपकी व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए भी इनको समझना बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आइए समझते हैं संगठित अपराध क्या हैं और ये अपराध से कुछ भिन्न रूप में किस प्रकार से कार्य करते हैं और क्या ही इनका उद्देश्य होता है अपराधियों का, क्या इनकी मानसिकता होती है, इन्हें क्या महसूस होता है कि हम किस प्रकार से किन लोगों को अपना सॉफ्ट टारगेट बना सकते हैं और किस प्रकार से ये अपराध कर सकते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी हम समाजशास्त्र की या अपराध शास्त्र की किसी भी अवधारणा को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें उसकी कुछ तकनीकी परिभाषाओं के तौर पर ही समझना होता है। आइए हमारी इस व्याख्यान माला में सबसे पहले शुरू करते हैं संगठित अपराध को समझने के लिए इसकी कुछ परिभाषाएं, और इन परिभाषाओं के माध्यम से हम समझते हैं कि संगठित अपराध से किस प्रकार से भिन्न होता है। ये तो आप जानते ही हैं कि हर वह कार्य जो विधिवत या विधि सम्मत नहीं है अपराध की श्रेणी में आता है। कानून की दृष्टि से जो भी कार्य निषेध है उसे अगर किया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। फिर ये संगठित अपराध क्या है? तो विद्यार्थियों में बताना चाहती हूँ कि संगठित अपराध संगठित व्यवसाय की भांति ही संगठित प्रयास पर आधारित होता है। वह प्रत्येक कार्य जो विधि सम्मत नहीं है अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध और संगठित अपराध में यह अंतर है कि अपराध कोई भी व्यक्ति किसी सिचुएशन में फंस के अचानक कर सकता है, लेकिन संगठित अपराध की जब हम बात करते हैं यह एक सोची समझी अच्छे तरीके से प्लान की हुई साजिश होती है। साजिश कहें या एक सम्मिलित प्रयास होता है जिसमें अपराधी अपने लाभ को पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं, अपने लाभ को पहले ही देख लेते हैं और ऐसे कार्य को अंजाम देते हैं जो विधि सम्मत नहीं है। ऐसे अपराध को संगठित अपराध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। लैंड स्मिथ ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नामक अपनी पुस्तक में 1941 में संगठित अपराध को परिभाषित किया है। उन्होंने कहा है कि वह अपराध इसके सफल क्रियान्वयन के लिए कुछ व्यक्तियों या समूह का सहयोग सम्मिलित हो संगठित अपराध के नाम से जाना जाता है। लैंड स्मिथ ने फिर क्या कहा है, आइए देखते हैं। इनने अपनी पुस्तक में संगठित अपराध को लेकर सफल क्रियान्वयन के लिए, मतलब संगठित अपराध में इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे माना जाता है और इसे पूरे तरीके से सफल बनाने के लिए कोशिश की जाती है जिससे कि ये किसी भी रूप में असफल ना हो और वो जो अपराध का प्लान बनाया है, जिस एक्ट का प्लान बनाया है वो पूरे तरीके से सफल ही हो और आपराधिक क्रियाएं उनके लिए लाभदायक सिद्ध हों। उनके लिए मतलब इस संगठित कार्य में जितने भी व्यक्ति इस दुष्कार्य को करना चाहते हैं उनके लिए सफल हों, लाभदायक हों, इसलिए प्रयास किया जाता है। गोल्डन हॉकिंस ने भी क्राइम और विशेष तौर पे संगठित क्राइम को
अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक क्राइम एंड जस्टिस वॉल्यूम 1 में 1971 में परिभाषित किया है। और उनका ये मानना है कि संगठित अपराध को कुछ तत्वों के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें अपराध के सफल क्रियान्वयन, छोटे समूह, आपराधिक क्रियाएं और उनको संगठित करने, सदस्यों को संरक्षित करने, कोष को इकट्ठा करने के लिए और राजनीतिक प्रभाव बनाने, जिससे ये अपराधी बाद में किसी भी प्रकार से पकड़े ना जा सकें या कानून की गिरफ्त में ना आ सकें, अपना संपर्क बनाकर रखते हैं। थॉर्स्टन सेलिंग नाम के अपराध शास्त्री ने 1963 में 1963 में संगठित अपराध को परिभाषित करते हुए कहा कि अवैध क्रियाओं के माध्यम से आर्थिक उपलब्धियों के लिए संगठित उद्यम ही संगठित अपराध है। थॉर्स्टन सेलिंग आर्थिक अपराधों को ही इसका आर्थिक अपराधों के लिए, आर्थिक उपलब्धियों के लिए जो उद्योग किए जाते हैं उसके आधार पर ही संगठित अपराध को परिभाषित करते हैं। वैसे देखा जाए विद्यार्थियों, तो हर कार्य, चाहे पोर्नोग्राफी हो, चाहे आप ये कह लें ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, चाहे मानव अंगों का व्यापार हो, चाहे अन्य किसी प्रकार का, चाहे कार्ड की स्वैपिंग हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, किसी को बेवकूफ़ बनाना हो, नंबर वाला कार्य हो, नंबर लगाने वाला कार्य हो, ये सारे संगठित अपराध के पीछे कहीं ना कहीं आर्थिक उपलब्धियां या पैसा अधिक से अधिक, जल्दी से जल्दी कमाने का उद्देश्य ही प्रमुख उद्देश्य रहता है। तो इस तरीके से उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि सामूहिक प्रयास, आर्थिक उद्देश्य, जल्दी पैसा कमाना, राजनीतिक पैसा देकर राजनीतिक प्रभाव को बरकरार रखना, ये प्रमुख तत्व हैं जो संगठित अपराध को बढ़ावा भी देते हैं और काफ़ी लंबे समय तक इनका अस्तित्व बरकरार रखते हैं, अपराधियों का बचाव करते रहते हैं। आइए आगे देखते हैं कि संगठित अपराध की क्या विशेषताएं होती हैं। जैसा मैंने नटशेल में आपको बताया कि इसके कुछ विशेष तत्व परिभाषाओं से निकल कर आ रहे हैं, उसी प्रकार यहाँ कुछ विशेषताएं बताई हैं। जैसे संयुक्त कार्य, संगठित अपराध अगर करना है, पहले से प्लानिंग करना है। शायद आप लोगों ने किसी मूवी को देखा हो, अभी एक बड़ी रोचक मूवी आई है फर्जी, जिसमें कि नोट छापने का कार्य बताया जाता है। यह भी एक प्रकार का संगठित कार्य है। या फिर इसके अतिरिक्त आप देखिए, कई बार ऐसा कहा जाता है कि हम आपको लुभावने सपने दिखाने का कार्य करता है, तो उसके लिए उन्हें आवश्यकता होती है संयुक्तता की, एक गठन की, एक संगठन की, जिसमें एक व्यक्ति लुभावने सपने दिखाएगा, दूसरे व्यक्ति के पास वो ले जाएगा, तीसरा व्यक्ति उस कार्य को एग्जीक्यूशन करेगा, चौथा व्यक्ति पैसा उसमें जमा करेगा, या ये भी हो सकता है कि 3 लोग ही हों उसमें। तो सदस्यों का कोई लिमिट नहीं है। जितना बड़ा सिंडिकेट है, जितना बड़ा संगठन है, उतने ज़्यादा सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। तस्करी के बड़े बड़े कार्य, तस्करी के बड़े बड़े जो कंसाइनमेंट होते हैं, जो इधर से उधर भेजे जाते हैं, जो कानून की दृष्टि से अवैध हैं, उन कार्यों को करने के लिए आवश्यकता इस बात की होती है कि लोग संयुक्त रूप में कार्य करें। एक अकेला व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। अगर वास्तविक कार्य देखें, हम वास्तविक अपराध देखें, तो वो सिचुएशनल होता है। 2 व्यक्ति आपस में बहस कर रहे हैं, एक दूसरे से बहस की तेजी, तीव्रता बढ़ती जाती है और उस तीव्रता के साथ अचानक गुस्सा आता है और एक दूसरे से मारपीट होती है। कभी कभी ये मारपीट एक दूसरे का मर्डर तक ले जाती है, एक दूसरे का की हत्या तक हो जाती है, या दुश्मनी पाल ली जाती है जो बाद में अलग गई। इसको हम संगठित अपराध नहीं कहते हैं। लेकिन संगठित अपराध में संयुक्तता होती है और एट रैंडम कोई काम नहीं होता है, पहले से प्लानिंग की जाती है। संगठित अपराध की दूसरी विशेषता है सोपानिक संरचना।
सोपानिक संरचना का मतलब होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब उसमें एक बॉस होगा, एक उससे जूनियर होगा, 2 काम करने वाले फील्ड पे होंगे, एक फ़ोन अटेंड करने वाला होगा, या एज पर देयर रिक्वायरमेंट या उन लोगों की जो प्लानिंग है उसके हिसाब से जो भी उनकी संरचना है वह सोपानिक होती है। लेकिन एक संस्तरण पाया जाता है। सोपानिक का मतलब होता है संस्तरण, उच्चता तथा निम्नता का एक क्रम पाया जाता है जिसमें ये लोग काम करते हैं। भले ही ये संगठित अपराध हैं, ये अपराधी हैं, लेकिन इनमें डिसिप्लिन और भय और अनुशासन बहुत अच्छे तरीके से कार्य करता है। तीसरी विशेषता संगठित अपराध की जो होती है वो होती है योजना। बिना योजना के, बिना किसी आइडिया के कोई कार्य संगठित अपराध की घटना घटित नहीं हो सकती। अधिक से अधिक लाभ कमाने में किसी एक व्यक्ति का मस्तिष्क बहुत ही फर्टाइल रूप में कार्य करता है, अपना प्लान सबके साथ शेयर करता है, लोगों को काम डेप्यूट करता है। इस प्रकार से एक योजना बनाई जाती है। उस योजना के माध्यम से इस प्रकार के अपराधों को अंजाम दिया जाता है। अधिकारों का केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण नहीं है, यहाँ अधिकारों का केंद्रीकरण है। सारे इम्पोर्टेंट राइट्स जो होते हैं, जिसका ब्रेन बेबी ये है, जिस व्यक्ति ने इसकी योजना बनाई है, वो व्यक्ति उसके ऊपर कार्य करता है और वही कहाँ क्या करना है, कौन व्यक्ति किस प्रकार कार्य करेगा, कब उसको पीछे होना है, कब अंडरग्राउंड होना है, कब किस कार्य को अंजाम देना है, प्रोजेक्ट की तरह से, परियोजना की तरह से अधिकार, अपने अधिकार से उसका संचालन करता है। सुरक्षित कोष, इनके पास, संगठित अपराधियों के पास इतना पैसा पहले से होता है जिससे ये लोग एक कोष इकट्ठा कर लेते हैं बचाव के लिए। अगर कोई, मान लीजिए इन लोगों में से कोई व्यक्ति कैद हो जाता है, जेल हो जाती है उसे, तो उसे सुरक्षित रखने के लिए, बेल कराने के लिए, हथियार खरीदने के लिए इनके पास सुरक्षित कोष भी होता है। इसके अतिरिक्त विशेष श्रम विभाजन की व्यवस्था भी संगठित अपराध में हमको देखने को मिलती है। हिंसा के बिना तो अपराध किया ही नहीं जा सकता। तो हिंसा की आवश्यकता जब पड़ती है तो ये इतनी ज़्यादा हिंसा भी पर भी उतारू हो जाते हैं कि इन्हें बस केवल अपना लाभ दिखता है। किसी व्यक्ति को अगर मारना है, किसी का अंग भंग करना है या कोई खौफ फैलाना है, उसके लिए भी इस प्रकार के सिंडिकेट पीछे नहीं हटते हैं। एकाधिकार, इनका अधिकार जो आपराधिक कृत्य के बाद जो लाभ होता है उस पर इनका एकाधिकार होता है, क्योंकि जो योजनाएं होती हैं वो योजनाएं भी इनका अपना बनाया हुआ प्लान होती हैं, इसलिए इस पे किसी अन्य का एकाधिकार नहीं होता। सुरक्षात्मक उपाय, सिंडिकेट की सबसे खास बात ये होती है कि अगर ये लोग किसी भी तरीके से, मान लीजिए किसी तरह कानून की गिरफ्त में आ जाते हैं या किसी को शक इनके ऊपर हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में इनके पास सुरक्षात्मक उपाय पहले से तैयार रहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, आतंकवादी जो होते हैं वो पहले से अपने पास सेल्फ हार्म की या अपने आप को ख़त्म करने की कुछ व्यवस्था इस प्रकार की रखते हैं, जिससे ये अपनी पूरी व्यवस्था को किसी को बताने की जगह ख़त्म होना या अपने आप को मारना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इनके पास, अन्य अपराधियों के पास ये उपाय नहीं होते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम पकड़ में ना आए और अपनी परिस्थिति जन्य अपराध करते हैं, इसलिए उनका दिमाग इस तरह से नहीं चलता कि अगर पकड़े गए तो हम क्या करेंगे। इनके पास जो संगठित अपराधी होते हैं, संगठित अपराधियों के पास एक तो पूरी चेन होती है जो इनकी सुरक्षा करती है, दूसरी बात स्वयं भी इस बात के लिए आतुर होते हैं कि हम चाहे मर जाएंगे लेकिन अपना प्लान किसी को नहीं बताएंगे। इसी प्रकार एक और विशेषता होती है व्यवहार के प्रतिमान। व्यवहार के प्रतिमान, तो ये प्रतिमान जो हैं वही पैटर्न इनके फिक्स रहते हैं।
कि कौन व्यक्ति किस तरीके से जाएगा, क्या पैटर्न होगा। मन व्यवहार के प्रतिमान का अर्थ ये होता है कि जिस प्रकार एक ऑफिस चलता है, प्यून को प्यून का काम करना है और छोटे अधिकारी को छोटे अधिकारी का कार्य करना है, बॉस को बॉस का कार्य करना, उसी प्रकार से ये एक परियोजना की तरह से एक्शन होता है जिसमें संगठित अपराधियों का पूरा दल फिक्स टाइप का व्यवहार करता है। सबको पहले से पता होता है कि उसकी ड्यूटी क्या है और उसे किस प्रकार से बिहेवियर करना है, किस प्रकार से व्यवहार करना है, उसका पावर क्या है। अगर उसने वो किया तो उसको खत्म तक कर दिया जाएगा। तो अपनी जान के डर से ये लोग आपस में एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा वफादार होते हैं और वफादार होने के साथ साथ व्यवहार के निश्चित प्रतिमान को बहुत ही स्ट्रिक्टनेस से, बहुत ही सख्ती से पालन करने की कोशिश करते हैं। तो विद्यार्थियों, ये थे संगठित अपराध की कुछ विशेषताएं। इसके अतिरिक्त आप ये देखिए, सोपानिक संरचना को इस तरीके से समझा जा सकता है। एक फ्लो चार्ट मैंने आपके समक्ष ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ग्रुप हेड वर्टिकल पावर स्ट्रक्चर विद द लिस्ट ऑफ 3 पैरामीटर रैंक्स मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। ये बॉस है और फिर इसके बाद इनके अंडर 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं। हर समूह के नेता के अंडर फिर 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं और उनके अंडर 3-3 व्यक्ति काम कर रहे हैं जो अपने तरीके के कार्य करते हैं। इस प्रकार इनका कार्य बहुत ही सिस्टमेटिक होता है और जिससे कि इनको पकड़ पाना या इन तक पहुंचना उतना आसान नहीं होता जितना दूसरे क्राइम के बारे में पुलिस पता लगा लेती है और वो मतलब उसको नियंत्रण में ले आती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ये संगठित अपराध समाज को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा कर भी जाते हैं। संगठित अपराध के अलग अलग प्रकार होते हैं, एक ही प्रकार का नहीं होता। जैसे कि देखिए, गृह अपराधिता होती है, दूसरा समूह अपराधिता होती है। गृह अपराधिता क्या है? जो घर के अंदर ही अपराधी होते हैं, वो होते हैं सिंडिकेट। वो सिंडिकेट बना लेते हैं और अपराधिता करने लगते हैं, यानी अपराधिता मीन्स क्रिमिनल बिहेवियर करने लगते हैं। समूह अपराधिता वो होती है जो इस तरीके के गैंग बने रहते हैं, मतलब किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में, क्षेत्रीय स्थान पर, बिहार में भी इस तरह का गैंग काम कर रहा है, राजस्थान में भी इस तरीके का गैंग काम कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो है कनेक्शन एक दूसरे से रहती है। पैटर्न में थोड़ा थोड़ा बदलाव होता है या किसी फूट की वजह से उसी समूह से वो लोग अलग होकर ये कार्य करते हैं। दस्युता, डकैत, आप लोगों ने सुना होगा। अब तो डकैत उतने नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सुना था कि भिंड, मुरैना या मध्य प्रदेश की अगर केवल बात करें तो भिंड, मुरैना में काफ़ी हमें डकैत देखने को मिलते थे और उन लोगों का उस समय बड़ा आतंक था और इस आतंक की वजह से कहीं भी कोई व्यक्ति निकलता तो उसको लूट लिया जाता था। आज ये दस्युता दूसरे तरह की हो गई है। जैसे कि देखिए, तमिलनाडु में चलने के लिए जहर खुरानी टाइप की एक गैंग चलती है जो कि किसी चीज़ में कुछ मिलाती है या स्प्रे करती है, थोड़ी देर में सारे लोग बेहोश हो जाते हैं और उनके पर्स वगैरह सब उठा लिए जाते हैं। और इस तरह की बातें तो हमारे आसपास के लोग भुक्तभोगी बताते ही रहते हैं कि किस तरीके से उनके साथ ये गैंगवार हुई है। इसी तरीके से अगला है सिंडिकेट अपराध। ये तस्करी या अन्य किसी प्रकार के कार्य के लिए हेरोइन या गांजा, अफीम, कुछ दूसरे कार्य करने के लिए इस तरीके के अपराध के सिंडिकेट बने रहते हैं, जो कि पूरा उनका, कभी कभी तो ये गैंग इतना आगे तक जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका फैलाव रहता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर संगठित अपराध इंटरनेशनल लेवल तक जाए। कई ऐसे होते हैं जो राज्य की सीमा में रहते हैं, कई ऐसे होते हैं जो हमारे पूरे देश में फैले रहते हैं और कई ऐसे होते हैं जो कि आगे तक
केवल एक जिला लेवल पर या केवल जैसे गृह अपराधी था, यानी परिवार के लेवल पर ही गैंग बने रहते हैं। गृह अपराधी था जो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको बताया था। इसमें खास तौर पे वो देखने को मिलते हैं जब छोटी छोटी बच्चियों को की ट्रैफिकिंग होती है। ऐसे लोग जनरली परिवार के अंदर के ही होते हैं, रिश्तेदारी होते हैं, जो अपने घर के अंदर किसी गैंग से जुड़े रहते हैं और घर के अंदर भी के सदस्यों को भी के प्रति भी अपराध करने से बाज नहीं आते हैं। उत्तर जीवन संबंधी युक्तियां मतलब कि अगर अपराध में पकड़े गए, यानी पोस्ट लाइफ उनके पास आइडियाज़ होते हैं कि वो व्हाट दे विल डू, वहाँ से क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति जेल में चला गया है, जेल के अंदर वो कुछ इस तरीके के कार्य करेगा या जेल के अंदर कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश करेगा। हालांकि बहुत मुश्किल होती है, शासन इस विषय में काफ़ी सतर्क है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे उनके ट्रिक ऐसे होते हैं जिसमें कभी कभी वो शासन को भी चकमा दे देते हैं। मादक वस्तुओं का व्यवहार, ये बड़े ही कॉमन टाइप का संगठित अपराध है। शराब माफिया, ड्रग्स माफिया, स्कूल कॉलेज तक बच्चों को, स्कूल कॉलेज के बाहर जो बच्चे साधारण चाट के ठेले दिखाई देते हैं, पान के ठेले दिखाई देते हैं, इन तक पे मादक वस्तुओं के व्यापार के सिंडिकेट के कहीं ना कहीं संबंध होते हैं। तो विद्यार्थियों, संगठित अपराध एक ऐसा अपराध है जो हमारे समाज के लिए, समाज को खोखला बनाने के लिए बहुत ही खतरनाक है। समाज का प्रत्येक सदस्य किसी के भी साथ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए समय समय पर शासन बहुत सारी चीज़ों का प्रचार करती है और न्यूज़पेपर इनके बारे में बताते रहते हैं। हमें उसके बारे में सतर्क रहना चाहिए और साथ में ही इन लोगों के बारे में भी समझते हुए रहना चाहिए कि किस प्रकार इनकी जो केस स्टडीज़ आती हैं, किस प्रकार कोई विक्टिम इनका शिकार हुआ है। तो आइए और देखते हैं कि संगठित अपराध के और कौन से प्रकार हैं। वाहन चोरी, आपने देखा होगा कि अगर वाहन किसी का चोरी चला जाता है तो मुश्किल से ही प्राप्त होता है, क्योंकि उसी दिन उसको चोरी करके दूसरे स्टेट में ले जाया जाता है। उसकी बॉडी का, गाड़ी की बॉडी का कलर चेंज कर दिया जाता है, चेसिस नंबर वगैरह चेंज करने की कोशिश की जाती है, बेच दिया जाता है और इस प्रकार वाहन चोरी कभी पकड़ में नहीं आती। अवैध शस्त्रों का व्यापार, ये हमें काफ़ी देखने को मिलता है और अगर आप क्राइम फाइल्स देखेंगे तो आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके लिए अगर आपको वास्तव में देखना है कि कितने शस्त्रों का व्यापार, अवैध शस्त्रों का व्यापार में अपराधी पकड़े गए, कितने सिंडिकेट वाहन चोरी में पकड़े गए, कितने मानव अंगों का व्यापार करने में पकड़े गए, तो मैं आप सबसे, आप परीक्षा की तैयारी करिए इन्हीं चीज़ों के साथ, लेकिन साथ में राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट में आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आप आंकड़े देख सकेंगे और इनकी सीवीआरटी को भी देख सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में नहीं भी देखना है तो आप स्नैपशॉट में उसको देख सकते हैं। इसके अलावा अवैध शस्त्रों का व्यापार के अलावा अपहरण खास तौर पे उत्तर प्रदेश में बहुत ही कॉमन है। रेंसम की मांग की जाती है, अपहरण करके फिरौती की मांग की जाती है, जिससे रातों रात व्यक्ति धनी हो जाता है। पहले से सेंध लगाई जाती है, किसी अमीर का बच्चा या उसके घर की कोई स्त्री कहाँ जा रही है, कब जा रही है, बच्चा कहाँ जा रहा है, स्कूल से कब आ रहा है, उसको अपने कब्जे में करके अपहरण कर लिया जाता है और पैसे की फिरौती की मांग की जाती है। अपहरण के बारे में आप लोग जानते हैं, लेकिन इस अपहरण में ज़्यादातर उन लोगों को शिकार बनाया जाता है जिनके पास अतिरिक्त पैसा है या जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। मानव अंगों का व्यापार, यह व्यापार संगठित अपराध का वो है जिसमें जिनके पास आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, यानी हमारे समाज का कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से संपन्न है
चाहे आर्थिक दृष्टि से विपन्न है, दोनों ही तरीके से कहीं ना कहीं ये सिंडिकेट अपना फ़ायदा उठाते हैं और साथ में ये अपराध कर गुजरते हैं। मानव अंगों का व्यापार, मानव अंगों का व्यापार के बारे में आए दिन आपने न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स देखी होंगी, और अगर आपको अच्छे तरीके से देखना है तो आजकल एक नया चैप्टर जोड़ा गया है ह्यूमन पार्ट्स बिजनेस के तौर पे इसमें एनसीआरबी के एक चैप्टर में क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने जो रिपोर्ट शामिल की है उसमें इस तरीके के मानव अंगों के व्यापार के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया कि किस तरीके से एक डॉक्टर का गैंग किडनी वगैरह कर देता। अब ये तो पढ़ा लिखा श्वेत वसन अपराध होता है और गरीब लोगों को निशाना बनाया जाता है। ऑपरेशन उनका हो रहा है इसका अपेंडिक्स का, और पता चला किडनी उनकी गायब हो गई। तो या किसी बहुत ही रिच व्यक्ति को किसी चीज़ की आवश्यकता है, किसी अंग की आवश्यकता है, और उस व्यक्ति को, जिस व्यक्ति का अंग अच्छे से कार्य कर रहा है, उसके अंग को वहाँ से अनाधिकृत तौर पर बिना परमिशन के, बिना डोनेशन के ले लिया जाता है। इसीलिए शासन ने आजकल ये कर दिया है कि अगर किसी को वास्तव में किसी के अंग की आवश्यकता है और कोई रिश्तेदार अगर देता है यानी कि वो डोनेट करता है, तो दोनों के रिश्तेदारी का पहले कि वो वास्तव में अपनी इच्छा से दे रहा है, पहले पूरी फॉर्मेलिटीज़ या पूरी औपचारिक क्रियाएं करवाई जाती हैं। और औपचारिक क्रियाएं से मतलब औपचारिक फॉर्मेलिटीज़ करवाई जाती हैं। इन औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद रिश्तेदार किस वजह से, किस रीज़न से अपने अंग का दान कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को डोनेट कर रहा है, उसके कारण लिखवाए जाते हैं, तब अंग दान किए जा सकते हैं। बाल तस्करी, बच्चों की तस्करी भी, पोर्नोग्राफी यूएस में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा होती है। वहाँ बच्चे जो होते हैं उनकी चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन के लिए भी इन बच्चों की तस्करी की जाती है। हम लोग आए दिन देखते होंगे जब मैं कई बार मैंने देखा कि जो थाने होते हैं वहाँ पर बच्चे खोने की बहुत सारी वो आती हैं, शिकायतें आती हैं। ये तस्कर्स के ही काम होते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो गलती से चले जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे, क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट होते हैं, वो अपने बारे में जानते नहीं हैं, बता नहीं सकते, किसी को शिकायत नहीं कर सकते, भागने की कोशिश नहीं कर सकते, तो छोटे बच्चों को शिकार बनाया जाता है और उनकी तस्करी की जाती है और पैसा कमाया जाता है। तो विद्यार्थियों, वाहन चोरी, अवैध शस्त्रों का व्यापार, अपहरण, मानव अंगों का व्यापार, बाल तस्करी, मादक वस्तुओं का व्यापार, उत्तर जीवन संबंधी युक्तियाँ, सिंडिकेट अपराध, दस्युता, समूह अपराधिता, गृह अपराधिता, ये सभी संगठित अपराध की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। देखिए, एक आपके समक्ष मैंने ये प्रेजेंटेशन स्लाइड रखी है। इसमें लाइनर ग्राफ के माध्यम से 2007 से लेकर 21 में कितना संगठित अपराध हुआ है उसके बारे में बताया है। आप देखते हैं गहरी ऑरेंज कलर की लाइन बताती है फोर्स्ड लेबर के लिए, जब मतलब मजदूरी करने के लिए ज़बरदस्ती जो की जाती है, बलात् श्रम जिसे कहा जाता है हिंदी में, बलात् श्रम के आंकड़े आप देख रहे हैं कि ये 2012 में बहुत ज़्यादा थे। फिर आपको पता होगा एक पॉक्सो एक्ट आया, पॉक्सो एक्ट की वजह से आप देख रहे हैं कि लगातार इसमें डिक्लाइन हुआ। 2013 में, 2014 में थोड़ा सा बढ़ा जितना 12 में था। फिर उसके बाद अचानक से एकदम जब सख्ती की गई, पकड़ धकड़ हुई और इन केस पे केस रजिस्टर्ड हुए, अपराधिता सिद्ध हुई, तो 2015 में ये काफ़ी नीचे तक आ गया, जहाँ ये उठ के 45 से उठ के एकदम 75 तक चले गए थे केस। उसी तरीके से ये हमें 2015 में फिर से 50-48 की कैटेगरी में आ गए, 2016 में और 25 के तौर पे आ गए। फिर लगातार एक पैरेलल उसमें चलते हुए अभी 19 में फिर से एक इसमें हमने वृद्धि देखी और 19-20 में फिर से ये 75 के करीब पहुंच रहे हैं। 21 में इनका थोड़ा सा कम देखा, इनका रुझान या इनकी रिपोर्टिंग कम देखने को मिली।
इसी तरीके से एक और पीले रंग की जो लाइनर ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, जो बता रहा है कि किस प्रकार से ये हो रहा है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। इसके लिए भी सिंडिकेट्स जो चलते हैं मानव तस्करी के, उसमें पहले जहाँ ये रिपोर्टिंग केसेस ज़्यादा थे, वहीं पर ये हमें 12 में डिक्लाइन इनका देखने को मिलता है, फिर काफ़ी कम चलते हैं दिखाई दे रहे हैं। 2015 में और ज़्यादा हुआ और एकदम बहुत ज़्यादा होकर इस समय 20-21 में इन पर शासन ने एकदम पुलिस ने एकदम पकड़ बनाई और 20 और 21 में काफ़ी कम इनका मतलब हैपनिंग या इनका अकरेंस हमें कम दिखाई दिया। इसी तरीके से अदर टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ये लगातार हो रहे हैं, लेकिन इनकी रिपोर्टिंग आप देखिए, ऐसा नहीं है कि ये हो नहीं रहे, लेकिन इनकी रिपोर्टिंग पुलिस के पास भी जो केस आते हैं, विक्टिम हो और अगर केस आते हैं तो फिर वो हमें केवल उसी की जानकारी हो पाती है। कई केस ऐसे होते हैं जो शिकार हो जाते हैं, कुछ बता नहीं पाते, वो सोचते हैं अब पैसा भी नहीं मिलेगा तो रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाते, और रिपोर्टिंग ना होने से यहाँ हमें देख के लग रहा है कि बहुत ये वाले अपराध तो काफ़ी कम हैं। ऐसा नहीं है मित्रों, ये अपराध भी लगातार हो रहे हैं, लेकिन ये जो दूसरे टाइप के अपराध हैं, फोर्स लेबर और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये लगातार आइडेंटिफाई हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि इसके भी कुछ केसेस ऐसे होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं हुए, जिनके लिए एफआईआर फाइल नहीं हुई, लेकिन जितनों की हुई है वो हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। नंबर लगाने का व्यापार, आप देखिए बेंगलोर में ये कुछ रियल न्यूज़ मैंने आपके सामने रखी हैं। नंबर केवल 12% लोगों को 7,400 करोड़ लॉस्ट साइबर फ्रॉड ड्यूरिंग लास्ट ईयर इन ये साइबर क्राइम का मैं आपको अलग से बताने वाली हूँ, लेकिन फिर भी ये एक सिंडिकेट या संगठित अपराध का एक रूप है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ कि जो डीआईजी हैं इसके बेंगलोर के, उन्होंने ये बताया कि 12% लोगों को पैसा वापस मिला है फ्रॉड में। 7,400 करोड़ रुपए लोगों ने खोए और उसमें से केवल 12% लोगों को पैसा मिल पाया। इकोनॉमिक ऑफेंस के डीआईजी ने का खुद का ये स्टेटमेंट है। ये गंगापुर पुलिस स्टेशन नासिक के पुलिस स्टेशन का एक फोटोग्राफ मैंने दिखाया है, जिसमें अपराधी और बालिका दोनों को गिरफ्तार किया गया है टीम ने। मराठी में यहाँ लिखा भी है कि मानव तस्करी पर प्रतिबंध है, फिर भी इसने तस्करी कर रहा था। ये व्यक्ति किसकी तस्करी कर रहा था? ये बालिका की तस्करी कर रहा था, बेचने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन के लिए। तो ऐसे आपको बहुत सारे केस दिखेंगे, लेकिन चूंकि यहाँ पर हमें अपना यह चैप्टर परीक्षा की दृष्टि से भी तैयार करना है, केवल जानकारी के लिए नहीं, इसलिए मैंने आपके समक्ष ये सारी चीज़ें रखी हैं। तो थैंक यू बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपको संगठित अपराध के बारे में जानकारी काफ़ी मिली होगी। एक फीडबैक फॉर्म की मैंने लिंक भी आपके साथ शेयर की है। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग इस लिंक के माध्यम से अपने जो फीडबैक है वो मुझे दे सकते हैं और अपने क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और साथ ही आप इसमें आगे और क्या पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम भी अपने पाठ्यक्रम के अंतर्गत बता सकते हैं। तो जानकारी की दृष्टि से तो हम लोगों ने काफ़ी बातें की, लेकिन चूंकि ये सारी जानकारी आपके पाठ्यक्रम के अनुसार ही दी गई है, इसलिए विद्यार्थियों आप रोचक तरीके से इसको पढ़िए। कहानी की तरह अपराध शास्त्र इतना रोचक विषय है कि आपकी जानकारी के साथ साथ, आपकी परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आपको समाज में सुरक्षित करने का कार्य भी करता है। बल्कि अगर आप इसमें एक्सपर्टाइज हासिल कर लेंगे, परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर लेंगे, तो शायद आप भी एक क्रिमिनोलॉजिस्ट की तरह पुलिस विभाग में, जेल विभाग में, न्याय विभाग में अपराध शास्त्री की तरह प्रतिष्ठित
पद भी पा सकेंगे। लेकिन उससे पहले आवश्यक है कि आप इस प्रश्न पत्र में अच्छे अंक हासिल करें। तो विद्यार्थियों, आज हमने संगठित अपराध के बारे में सब कुछ जाना, जिसमें संगठित अपराध क्या है, संगठित अपराध की विभिन्न परिभाषाएं, संगठित अपराध की विशेषताएं, संगठित अपराध के प्रकार, संगठित अपराध का जो डेटा है उसको जाना कि कितना कितना अपराध किस किस प्रकार के संगठित अपराध में हो रहा है, और साथ में कुछ हमने रियल टाइम केसेस के बारे में भी चर्चा की। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए ये निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, उपयोगी साबित होगा। और अगर उपयोगी नहीं है या उपयोगी है, इसकी जानकारी प्लीज़ फीडबैक के माध्यम से मुझे ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं अगले अध्यायों में, अगले अपनी व्याख्यान माला में आपके लिए और ज़्यादा इम्प्रूव तरीके से सामग्री प्रस्तुत कर सकूं। परीक्षा की दृष्टि से इसमें निबंधात्मक प्रश्न आ सकते हैं। निबंधात्मक प्रश्न में संगठित अपराध क्या हैं, इसके मुख्य विशेष प्रकार क्या हैं, या दूसरा प्रश्न ये भी आ सकता है, संगठित अपराध की अवधारणा बताते हुए इसके विभिन्न प्रकार बताइए। तो विद्यार्थियों, धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप इस व्याख्यान माला से का लाभ उठाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। परीक्षा के लिए मेरी शुभकामनाएं।